नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुमित सिंह, आपका करंट अफेयर्स का टीचर। फिर आज हम लोग जो लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स, वो पिछले जो क्लास हम लोग किए थे जहाँ तक, उससे आगे का। पिछला क्लास जो हम लोगों का हुआ था वो हुआ था 3 और 4 का। आज हम लोगों का टॉपिक है 5 और 6 का। आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2020 और 6 अक्टूबर 2020। तो ये जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है, ये टॉपिक फुल्ली आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं उतना ही टॉपिक को सेलेक्ट किया जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए मैंने एक अच्छा यहाँ पे आपको कोटेशन दे दिया है कि टॉपिक उतना एग्ज़ाम में जितना फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है, उतना पढ़ना है जितना हमें एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए देखिए क्या है आज हम लोगों का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है। आपको पता होगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, वो 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला 5 से 6 क्वेश्चन जो होता है वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्रैकर टाइप का होता है, जिसमें हम लोग पूरा डिटेल्स जानते हैं, पूरा डिटेल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन से बहुत सारे डिटेल हम लोग निकालते हैं। और दूसरा जो होता है वो चलते चलते 1 लाइनर टाइप का होता है, जो हम लोग 1 लाइन में ही उस न्यूज़ को पढ़ते हैं और उसी में हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट क्रैकर से। 5 क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट क्रैकर से आज देखेंगे। तो चलिए उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने रेज एक प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है ना, रेज 2020 समिट का उद्घाटन किया है। और कहा जाता है कि समिट का जो उद्घाटन किया गया है, इनमें से कौन से जो ऑप्शन है उससे वो संबंध रखता है। जो समिट अभी किए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन से संबंध रखता है। तो आपके पास ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तीसरा है भ्रष्टाचार उन्मूलन, और चौथा क्या है आपके पास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए, A, B, C या D? देख लीजिए रेस 2020 समिट का संबंध किससे है, तो बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। किससे है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग AI भी बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझिए। कहा जाता है इसका विवरण में, देखिए क्या कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही अभी मैंने बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है देखिएगा। ये AI, इस पर क्या किया, ग्लोबल वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया। यानी ये जो मीटिंग समिट हो रहा है ये ग्लोबल वर्चुअल, यानी कहने का मतलब है कि ये स्मॉल स्केल पे नहीं, बड़े स्केलों पे चल रहा है। इसका जो आयोजन का पर्पस है, इस आयोजन का पर्पस है कि इलेक्ट्रॉनिक और जो सूचना मंत्रालय है ना, इसका जो आयोजन जो हो रहा है ना, देखिए आयोजन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इधर नीति आयोग, इन दोनों के संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 टीम लगी हुई है। पहली जो टीम है वो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो किनके है जिम्मे में, पता ही होगा आपको। ये जिम्मे में किनके हैं, तो ये हैं रविशंकर प्रसाद, ये इन्हीं के जिम्मे में है। और दूसरा नीति आयोग है, इसके भी अध्यक्ष हम लोग, अध्यक्ष जो होते हैं इसका देश का PM होते हैं ना, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो PM होते हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं, मेन जो चलाते हैं, वो अभी कौन है, तो राजीव गुप्ता। समझ रहे होंगे आप। तो इन दोनों के सहयोग से क्या किया गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल वर्चुअल का जो है वो मीटिंग अभी चला है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में बदलाव लाना।
शिक्षा हमारे लिए, ये सब जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, अभी भी आप जानते होंगे कि लगभग 50% पॉपुलेशन अभी भी डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे भले ही डिपेंडेंट तो है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए इसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो यही जो टीम है ये प्रॉपर प्लान इस क्षेत्र के लिए बना रही है। तो क्या चीज़ के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए जो है ये टीम प्लान बनाई है और इसके डेवलपमेंट का काम करने शुरू किया है। आगे क्या कहता है, यह शिखर सम्मेलन जो है वो समावेशी यानी सबके लिए विकास, उसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ये सब चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, किसके माध्यम से, तो एआई का उपयोग करके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इन सब चीज़ों को कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए। समझ रहे होंगे ना, इसी पर्पस से क्या किया गया, ये शिखर सम्मेलन जो है वो समिट जो है वो किया गया है। तो इसमें हमको याद बस इतना रखना है कि शिखर सम्मेलन जो आयोजन अभी किया गया है उसका मेन पर्पस क्या था, तो मेन पर्पस क्या था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। और ये जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य को बढ़ावा, शिक्षा को बढ़ावा, इसमें दो टीम मिली हुई है। और ये दो टीम कौन सी है, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूसरा नीति आयोग। क्लियर है, एक ये प्लान बनाती है और इस पे ये एग्जीक्यूट करती है। चलिए आगे देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल में ही क्या हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस वाहन के लिए प्रदूषण मानक की समय सीमा बढ़ाई गई है। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो केंद्र सरकार है ना, उनके द्वारा कौन से वाहन के लिए अभी जो प्रदूषण मानक था उस प्रदूषण मानक को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो आपके पास ऑप्शन है कार, ट्रक, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर। क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए, कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, ट्रक के लिए या ट्रैक्टर के लिए, ए बी सी डी, क्या होगा ऑप्शन बताइए। चलिए इसका जो आंसर है वो होगा डी। कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है, यानी ट्रैक्टर के लिए सरकार ने क्या किया है कि जो प्रदूषण मानक उनका तय किया गया था उस प्रदूषण मानकों की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। ठीक है, देखिए क्या किया गया है, इसका विवरण थोड़ा सा देख लीजिए। क्या कह रहा है इसके विवरण, कहता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में क्या किया है कि निर्माण उपकरण वाहन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वाहन को बनाने के लिए जितने भी उससे रिलेटेड उपकरण होते हैं उसके लिए और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मापदंडों को अमल में लाया है। और इसको अमल में लाने का मकसद ये है कि अभी थोड़ा सा उस चीज़ में हम लोग, यानी इस क्षेत्र में हम लोग पीछे रह रहे हैं। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है कि इस क्षेत्र में भी हम पीछे ना रहें, तो थोड़ा सा इसके समय सीमा को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, तो समय सीमा को बढ़ा करके क्या कर दिया है कि कुछ महीनों तक, ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, कुछ महीनों तक बढ़ाया गया। ये समय सीमा बढ़ा करके अप्रैल 2021 देख सकते हैं, अभी अक्टूबर 2020 चल रहा है, 6 महीने आप समझ लीजिए, और फिर एक फेज के लिए क्या अक्टूबर 2021 तक कर दिया गया। और ये जो आप देख रहे होंगे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, जिसको बोला जाता है कंट्रोल मोटर रूल्स, जो ये पूरी तरीके से जितने भी व्हीकल्स होते हैं उस व्हीकल्स के लिए काम करती है, उसमें संशोधन के माध्यम से इस तारीख का क्या किया गया, विस्तार किया गया है। यानी आप ये समझिए कि इस समय सीमा को बढ़ा करके क्या किया सरकार ने, एक नया रूल लगा दिया। और इस रूल के थ्रू, इस नियम के थ्रू क्या किया गया है कि जो ट्रैक्टर के लिए खास करके और कौन निर्माण उपकरण वाहन है उससे संबंधित जो एक समय सीमा था उसमें क्या किया गया, बढ़ोतरी किया गया। इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि संशोधन में कृषि मशीनरी और निर्माण उपकरण वाहन, क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, संशोधन में कृषि मशीनरी यानी कि जो कृषि से रिलेटेड जितने भी तरीके के टेक्नोलॉजी होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कृषि मशीनरी। उसके अलावा उससे रिलेटेड जितने भी तरह के निर्माण होते हैं उस उपकरण, उन सबों के लिए अलग अलग उत्सर्जन मापदंड शामिल किएंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि अभी हाल फिलहाल में देखे होंगे कि जितनी भी तरीके का 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो आ रही है अभी, आप उसमें एक स्टेज देखते होंगे, लिखा रहता है ना, BS6 करके लिखा रहता है ना। यानी अभी जो इसका स्टेज चल रहा है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का, वो ये स्टेज चल रहा है BS, जिसको बोलते हैं हम लोग भारत स्टेज। या आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने प्रदूषण को कम करने के लिए, जो व्हीकल से जो प्रदूषण निकलते हैं उसको कम करने के लिए एक मानक बनाए हुए हैं। और इस मानक में धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं
और इंप्रूवमेंट करके हम क्या करते हैं, प्रदूषण को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। तो उसी को हम लोग स्टेज नाम दिए हुए। तो अभी हमारा कौन सा स्टेज चल रहा है, BS6। अब बार बार सुनते होंगे कि गाड़ी जो है वो BS6 आ गया, BS6 आ गया, BS4 आ गया। पहले BS4 चलता था, अब BS6 चल रहा है। तो ये भारत स्टेज होता है ना। तो यानी कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने आगे काफी कदम बढ़ा चुका है, लेकिन ट्रैक्टर वाले क्षेत्रों में थोड़ा सा अभी हम लोग पीछे हैं। तो इसलिए कुछ दिनों के लिए सीमा क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। चलिए, इस मापदंडों का तय करने का उद्देश्य देखिए क्या है सरकार का। अब यहां पे दे दिया, क्लियर कर दिया है कि इन मानदंडों को तय करने का उद्देश्य क्या है कि वाहनों से जो उत्सर्जन होते हैं प्रदूषण, उस प्रदूषण को नियंत्रण क्या करना, उसको नियंत्रण करना। इस जो सरकार के पहल का मेन मकसद है वो यही है कि वाहनों से निकलने वाले जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। क्लियर होगा? तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या क्या हो गया। तो इसका आंसर हो गया ट्रैक्टर। आप देख लीजिए ऑप्शन क्या था, ABCD। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत किस देश के साथ मिलकर के हिंद महासागर में, कहां पे बता रहा है, तो हिंद महासागर में, है ना। हिंद महासागर में अवैध तेल रिसाव की निगरानी के लिए सैटेलाइट प्रणाली का शुभारंभ किया। क्वेश्चन का थोड़ा सा थॉट समझिए क्या बोल रहा है। पूछ रहा है कि भारत ने हाल फिलहाल में किस देशों के साथ मिलकर के, किस देश के साथ मिलकर के हिंद महासागर। आप हिंद महासागर का लोकेशन अगर देखना चाहे तो ये आप समझ सकते हैं भारत का ये जो नीचे वाला जो पूरा आप लोकेशन देख रहे होंगे, ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सब इंडियन ओशियन है ना। इसी का नाम हम लोग हिंद ओशियन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंद महासागर। देखिएगा ये वाला भाग, यही क्या है, हिंद महासागर। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से रखा गया, यानी अपने भारत के नाम से इसका नाम रखा गया। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि भारत, और पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि किस देशों के साथ मिलकर एक उपग्रह लगा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए क्या, और ये उपग्रह किस वजह से लगा रहा है, तो उपग्रह लगा रहा है जो अवैध तेल का रिसाव होता है उसको बचाने के लिए। क्लियर है? आपके पास ऑप्शन देखिए क्या क्या, आपके पास है ऑप्शन अमेरिका, आपके पास ऑप्शन है जापान, आपके पास ऑप्शन है फ्रांस और आपके पास ऑप्शन है चीन। क्लियर है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन ये सब है, तो आंसर क्या होगा, तो अभी आंसर देख लीजिए आप, ABCD में कौन सा आंसर होगा, तो आप इसको टिक लगा लीजिए। आंसर हो गया C, यानी किसके साथ, फ्रांस के साथ। किसके साथ, फ्रांस के साथ। क्लियर है? चलिए देखिए, अब इसका डिटेल देख लीजिए। आंसर तो बता दिया, अब इसका डिटेल देख लीजिए क्या कहता है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर हिंद महासागर में, भारत किसके साथ मिलकर के, फ्रांस के साथ मिलकर के हिंद महासागर में अवैध तेल का जो रिसाव होता है उसकी निगरानी के लिए क्या किया है कि सैटेलाइट को लगाने का काम शुरू किया है। किसके साथ मिलकर के, तो फ्रांस के साथ मिलकर के निगरानी करने के लिए सैटेलाइट प्रणाली को क्या किया है, शुभारंभ किया गया। इस दोनों देशों ने मिलकर के क्या किया है, कहा जाता है कि इन दोनों देशों के कुछ उपग्रह जो होंगे उनका कुछ हिस्सा निर्माण किया जाएगा और फिर उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, भारत से लॉन्च किया जाएगा। यानी ये दोनों मिलकर के हिंद महासागर में होने वाले तेल के गैस जो रिसाव होते हैं उस पर ये कंट्रोल करेगी। और कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सिस्टम होगा जो कि जहाज़ों को ट्रैक करेगा। यानी कितने जहाज़ आ रहे हैं, कहाँ से ये जहाज़ जा रहे हैं, क्या उसका टाइमिंग है, उसका क्या सिचुएशन है, ये सब चीज़ों को ट्रैक करने वाला दुनिया का ये पहला अंतरिक्ष आधारित उपग्रह जो है वो सेट किया जा रहा है। अब इसके निगरानी से क्या क्या होगा ये देखिए। कहा जाता है कि इसके निगरानी से सैटेलाइट के जरिए हिंद महासागर में जहाज़ों के अवैध रूप से तेल का रिसाव हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे अवैध रूप से तेल का रिसाव हो जाता है। उस रिसाव की वजह से क्या होता है कि सागरों महासागरों में जो पानी का जो एक लेवल होता है प्रदूषण का वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है इस वजह से। तो इस चीज़ पर निगरानी रखने के लिए, इस घटनाओं पे नज़र रखने के लिए क्या किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा, दोनों सरकार के द्वारा इस पर पहल किया जा रहा है और पहल करके सैटेलाइट लगाया जा रहा है। तो आप यहां देख लीजिए क्या बोला गया कि समुद्री जल को विषैला होने से रोकने के लिए, किसको बोला, समुद्री जल को विषैला होने से रोकने के लिए इस तरह के उपग्रह को लगाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए।
वर्तमान में इसरो, और ये भारत की है, आपको पता ही होगा इसरो, और ये जो आप देख रहे हैं CNES, ये जो आप देख रहे हैं ये जलवायु निगरानी उपग्रह को संचालित करेगा। क्लियर है? और भारत और फ्रांस के बीच में यह भी कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस पहले से भी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को लेकर के गगनयान जो है, जो 2021 में लॉन्च किया जाएगा मानवयुक्त, उसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में डील हो चुकी है। ठीक है? और इसके अलावा जो शुक्र ग्रह के लिए भी, वेनस के लिए भी जो हम लोग अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पे भी कहा जाता है कि फ्रांस का बहुत बड़ा सहयोग है। तो दोनों चीज़ों में ध्यान रखिएगा, गगनयान के लिए भी। ठीक है? कभी जब टाइम रहेगा एक्स्ट्रा तो हम लोग गगनयान, सौर्य, जो भी ये सब चीज़ों से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी उपग्रह से रिलेटेड या फिर मिसाइल से रिलेटेड जितने भी हो गए, उसका हम लोग एक अलग से वीडियो बना करके आपको बताएंगे। फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि अंतरिक्ष मिशन गगनयान का सहयोग और शुक्र ग्रह पे जो हम लोग भेजने वाले हैं सैटेलाइट को, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। किससे? फ्रांस से। क्लियर है? CNEC देख लीजिए, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। क्लियर है? फ्रांस के अभी PM कौन है? तो फ्रांस के PM अभी हैं जीन काटेक्स। अभी CNEC जो आप देख रहे हैं उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? जीन लिगाल। और इसकी जो राजधानी है वो है पेरिस। और इसकी मुद्रा कौन है? इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। और अपने जो भारत है इसरो के, वो अभी अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वो है, अभी हाल फिलहाल में नाम सुने होंगे, आप बार बार इनका नाम सुनने होंगे, K सिवन। कौन है? K सिवन, जो मंगलयान है ना, जो मंगलयान 2 पे जो जाने, चंद्रयान 2 जो विफल हो गया था, उस समय हमारे ये थे इसरो के, और अभी भी यही हैं, K सिवन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा? कौन सा? C नंबर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था इंडिया PVAs है ना, यानी कि आप ये समझिए, है ना, फोटोवोल्टाइक होता है ना प्लेट, आप इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे PV का मतलब क्या हो गया? फोटोवोल्टाइक, PV है ना। तो फोटोवोल्टाइक एज 2020 नामक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। पूछ रहा है आपसे कि कौन सी संस्था का नाम पूछ रहा है कि कौन सी संस्था जो है वो PV एज 2020 का वैश्विक संगोष्ठी करने वाले हैं। तो आपके पास ऑप्शन है A शिक्षा मंत्रालय, B नीति आयोग, C इसरो, और D क्या है? उद्योग मंत्रालय। बताइए कौन सा आंसर होगा? A B C D, क्या लगता है? A B C D, शिक्षा मंत्रालय होगा, नीति आयोग होगा, इसरो होगा, या फिर उद्योग मंत्रालय? चलिए इसका आंसर जो है वो है B। कौन? नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा एक वैश्विक संगठन किया जा रहा है ना, और ये संगठन का नाम है इंडिया PVAs 2020। देखिए क्या है, समझिएगा थोड़ा सा इसको। कहा जाता है कि नीति आयोग PVAs 2020 नामक एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। तो आंसर तो यही मिल गया आपका। क्या हो गया आंसर? तो आंसर हो गया नीति आयोग। क्या हो गया आंसर? नीति आयोग। अब देखिए क्या कहता है नीति आयोग के बारे में, क्या बोला गया यहां पे समझिए। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में सौर विनिर्माण, जो कहा जाता है कि आप बोलते हैं ना, जो खास करके गुजरात, राजस्थान वाले क्षेत्रों में जहां पर सूर्य की किरण काफ़ी तेज और सीधी आती है, उस क्षेत्रों में सौर प्लेट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है? सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि हमारे जो कोयले पे या पेट्रोलियम पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। क्लियर है ना? और इस सब पे डिपेंडेंसी कम होना एक अच्छी बात है, क्योंकि ये सब जितने भी हैं ये सभी क्या है? अनवीकरणीय है ना, जो आने वाले कुछ समय में ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए क्या करते हैं जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, तो वो ये सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि इस तरीके का कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए जिससे कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो उसी के लिए भारत में क्या किया गया? सौर विनिर्माण क्षेत्र में
अत्याधुनिक तकनीक का आवरण और प्रचार करने के लिए यह संगोष्ठी किया जा रहा है। भारत ने सितंबर 2020 में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। इससे पहले भी भारत सितंबर 2020 में किया था। 2030 तक भारत में इससे कहा जाता है कि 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो वैसे को पाने का लक्ष्य रखा है। देखिए कहां तक हम लोग सफल होते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया आपका क्या? नीति आयोग। इसके अलावा कुछ देख लीजिए यहां पे, इस वैश्विक संगोष्ठी में जो कहा जाता है कि देश के लगभग कितने बोला जा रहा है, देखिए इस वैश्विक संगठन में बोला जाता है कि 60 शीर्ष भारतीय और वैश्विक सीईओ जो हैं वो शामिल होंगे। यानी अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड भारत के जो वैज्ञानिक होंगे वो तो आएंगे ही, और साथ ही साथ वैश्विक सीईओ भी इसमें शामिल होने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए ये भी हो गया। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये आपका स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है सुनिए, कहां के सीएम अब पूछ रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीएम के द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, टर्म क्या है देखिए, क्या बोला जा रहा है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया गया। आपसे पूछ रहा है स्टेट या फिर आप बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरीज। आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी केरला, सॉरी बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरला और डी क्या है? दिल्ली। चारों में से क्या ऑप्शन है, चारों में से क्या आंसर होगा ये ऑप्शन से बताइए, ए बी सी डी। क्या लगता है, बिहार होगा, यूपी, केरला या दिल्ली? चलिए देखिए, इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। कौन है? दिल्ली। यानी दिल्ली सरकार जो अभी अरविंद केजरीवाल जी हैं उनके द्वारा क्या किया गया है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। क्या है ये अभियान, इसको हम लोग अपने विवरण में देखते हैं। क्या है ये अभियान, देखिए क्या कहता है। कहा जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो प्रदूषण स्तर, पता ही होगा कि आपको बहुत ज्यादा प्रदूषण स्तर है, तो उस प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एक प्लान लाया है जिसका नाम है प्रदूषण विरोधी, क्या नाम है इसका? प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है, जो कि आप समझ ही सकते हैं कि किसके खिलाफ? तो प्रदूषण के खिलाफ जो है यह अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार धूल हटाने के लिए, यानी जितने भी तरीके का डस्ट या फिर आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण है, उस सब को कंट्रोल करने के लिए एक अभियान चलाया, एंटी डस्ट अभियान। इस अभियान के तहत कहा जाता है कि 13 प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है उसको चिन्हित किया, और वहां पर चिन्हित करके बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा करके वहां के एनवायरनमेंट को क्लीन करने का प्रयास सरकार करेगी। तो पहले क्या किया, हॉट स्पॉट जगह को क्या कर लिया उसने, एक तरीके से चिन्हित कर लिया। पहले वर्क स्पेशली वहीं पर होगा, उस 13 जगह पे वर्क होगा। तो इस 13 जगह पे वर्क करने के लिए सरकार ने क्या किया है, उस 13 जगह को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है। क्लियर है? प्रदूषण के अपने जो कारण हैं, क्या बोला गया कि प्रदूषण के अपने कारण के आकार पर प्रत्येक हॉटस्पॉट, सबका प्रदूषण का कारण अलग अलग है। सब जगह प्रदूषण है तो सब जगह प्रदूषण का कारण अलग अलग है, तो उस कारण के हिसाब से वैसा वहां पर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज किया जाएगा। इसके अलावा इस नीति के अनुसार कहा जाता है कि दिल्ली में पेड़ों को काटने के लिए किसी भी एजेंसी को, अगर मान लीजिए कोई पेड़ अगर काटते हैं, जरूरत है, कोई एजेंसी को लग रहा है कि पेड़ काटना जरूरत है, पेड़ काटना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पेड़ आप काट सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा कि नए स्थान पे, कहीं दूसरे स्थान पे आपको 80%, कितना बोला जा रहा है आपको, 80% अधिक पौधे आपको लगाना होगा। समझ में आ गया होगा। अभियान के तहत क्या किया गया, पूषा कृषि संस्थान जो दिल्ली में है ना, यहां पे टेक्नोलॉजी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। इसी का टेक्नोलॉजी जो है अभी इस हॉटस्पॉट क्षेत्रों में यूज किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो 13 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान में जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा वो उसका निर्माण कहां पर हुआ, तो उसका निर्माण कहां पे हुआ है, पूषा कृषि संस्थान। कहां पे है, तो दिल्ली में है ना। एक समस्तीपुर में भी है बिहार में, लेकिन ये यहां का किसका बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दिल्ली का। चलिए आगे देखिए, इस्तेमाल पराली जलाने को लेकर के, पराली समझ रहे होंगे, धान वगैरह जब कटता है तो धान के जो लकड़ी वगैरह वो सब बच जाते हैं, तो उसको जब जलाया जाता है तो उससे बहुत प्रदूषण निकलता है। तो उसको कैसे जला करके कम से कम उससे प्रदूषण निकाला जाए, ऐसे टेक्नोलॉजी को इंप्रूवमेंट किया गया। क्लियर है? अभी आप देख लीजिए वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो वो हैं अनिल बैजल। तो ये हम लोगों का यहाँ तक का जो टॉपिक था, यहाँ तक जो टॉपिक था ये हम लोगों का क्या था, कॉन्सेप्ट क्रैकर करंट अफेयर।
अब जो हम लोगों का है वो वन लाइनर टाइप का है, ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल होती नहीं है ना, बस आपको वन लाइनर टर्म में आप एक बार खाली अच्छे से सुनिएगा, आपको आराम से इससे याद भी हो जाएगा और आप इसको ज़्यादा दिन तक आप मेमोरी में रख भी सकते हैं। एक बार रिवीजन अगर आप कर लें तो फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखिए वन लाइनर में क्या क्या है। आइए देखिए वन लाइनर का टॉपिक क्या क्या है। पहला टॉपिक है, जैसे पता ही होगा कि हम लोग पहला क्वेश्चन जो है वो डेट से उठाते हैं, जो डेट हम लोगों ने मेंशन किया है उस डेट को हम लोग पहले उठाते हैं। देखिए पहला विश्व शिक्षक दिवस, भारत में शिक्षक दिवस याद होगा 5 सितंबर को मनाया जाता है ना, 5 सितंबर को इंडिया में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात किसका हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है विश्व शिक्षक दिवस का बात हो रहा है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर। आप एक महीना जस्ट डे रिले याद रखिएगा, 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का जो विषय है, अब इस पे ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये सब तो आप समझ ही सकते हैं। इस बार का जो विषय चुना गया, आप देख लीजिए विषय क्या है। इस बार का विषय है टीचर्स लीडिंग इन, क्या बोला गया, लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। ये है, यानी कि इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में चल रहे हैं, है ना। पूरा दुनिया जो है वो अभी एक तरीके से मंदी के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया का अभी बहुत ज़्यादा ही खराब चल रही है, भारत तो और ज़्यादा है। तो इस चीज़ में जो हमें थॉट, नए नए विचार, कुछ अच्छे काम को आगे बढ़ाने को लेकर के जो सोच विचार रखेंगे वो हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा रखें। तो लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, क्लियर है, ये इस बार का थीम है। आगे देखिए विश्व आवास दिवस, ये भी मनाया जाता है कितने तारीख को, 5 अक्टूबर को। और इस बार का थीम क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबों के लिए घर, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और अर्बन जो है, अर्बन यानी शहर क्षेत्र, वो भी बेहतर हो सके, घर सबके लिए हो और अर्बन सोसाइटी जो है यानी शहर में रहने वाले, उसकी भी सुविधा या फिर उनकी भी जो परेशानी है वो कम हो और सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो ये दो हम लोगों का डेट से था, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है। देखिए यहां तक है पूरा टॉपिक। देखिए क्या कहता है, केंद्रीय उत्तर पूर्वी विकास क्षेत्र जो है उसके जो राज्य मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, है ना। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या कहा जाता है सुनिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक शीर्षक का एक कॉफी टेबल बुक उन्होंने विमोचन किया, एक बुक उन्होंने निकाला है। और उस बुक का नाम क्या है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, यानी असम की जो विरासत है, असम का जो अपना एक इतिहास है, उस चीज़ को फिर से हमें तलाशने की ज़रूरत है। इसी से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, एक बुक को विमोचन किया। और इस बुक में कहा जाता है कि पद्मनी बोरा जी के द्वारा जो है लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया, पद्मनी बोरा जी के द्वारा लिखा गया। और इसकी जो भूमिका लिखी गई है, ये भूमिका किनके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखा गया अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लिखा गया। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, सिंपल सा बात याद रखना है कि जो डिस्कवरिंग ऑफ द हेरिटेज असम, ये किनके द्वारा लिखा गया, तो पद्मनी बोरा जी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। इसका विमोचन किसने किया, तो विमोचन किया केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इस पुस्तक में जो वहाँ पे रहने वाले जो विभिन्न जाति जनजाति हैं उनके बारे में, वहाँ के विरासत के बारे में, वहाँ के विश्वास के बारे में, वहाँ के आस्था के बारे में, ये सब चीज़ों का क्या किया गया, उस बुक में मेंशन किया गया है। समझ सकते हैं आप, देख लीजिए वहाँ की जो जाति जनजाति है उसके बारे में, उसके विरासत, विश्वास, आस्था, उनकी परंपरा, ये सब चीज़ों को बुक में मेंशन किया गया। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, शहर कार्य मंत्रालय में स्ट्रीट फूड वेंडर्स, स्ट्रीट फूड वेंडर नहीं, जो सड़कों के किनारे जो सब लगाए जाते हैं स्ट्रीट, देखिए क्या कहता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए, स्ट्रीट फूड वेंडर को भी ऑनलाइन लाया जाए ताकि स्ट्रीट फूड वेंडर की स्थिति सुधार किया जा सके, है ना। तो उसके लिए स्विगी के साथ, बहुत आप इसका नाम सुन रहे हैं, स्विगी के साथ अभी हाथ मिलाया गया, यानी स्विगी के थ्रू उसे ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। और स्विगी से अगर ऑर्डर हुआ है तो स्ट्रीट वेंडर पे भी जो दुकान, यानी जो सड़क के किनारे जो सब दुकान खुले होते हैं, उनका भी सामान जो है वो सप्लाई करेगा कौन, स्विगी। यह समझौता प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि सम्मान एक है ना, स्वनिधि योजना, इसके थ्रू जो है जोड़ा गया है। मंत्रालय जो अभी हैं इस चीज़ का, आप शहर कार्य मंत्रालय जो दिया गया वो किनके पास है, हरदीप सिंह पुरी के पास है। और स्विगी के जो अभी CEO हैं वो कौन है, विशाल भाटिया। और आप देख सकते हैं स्विगी का स्थापना है ना इंडिया में कब, 2014 में,
और अभी जो इसके मुख्यालय हैं वो कहाँ पे हैं, बेंगलोर में है। क्लियर है? तो इसका आपको क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि स्विगी के साथ भारत सरकार ने क्या किया है, एक समझौता किया है, और वो समझौता किसके लिए किया है, तो वो क्या है, स्ट्रीट वेंडर के लिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, पुदुचेरी हवाई अड्डा, पांडिचेरी भी पहले इसका नाम था, पुदुचेरी हो गया। हवाई अड्डा जो है इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये पहला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI है ना, एयरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहला जो है ये पहला ऐसा हवाई अड्डा ये है जो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है। भारत में कोई भी हवाई अड्डा अभी तक 100% सौर ऊर्जा से नहीं चलाया जाता था, ये पहला पुदुचेरी वाला बना है जो फुल्ली क्या किया जाएगा, 100% ऊर्जा, कौन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से वो चलाया जाने वाला है। AAI का जो गठन हुआ था ये भी आप देख लीजिएगा, ये जो गठन हुआ वो 1955 में हुआ था। क्लियर है? ये एयरपोर्ट के खास करके डेवलपमेंट के लिए ये काम करती है। अभी जो इसके मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, पुदुचेरी के, वो हैं वी नारायण स्वामी, ये वहाँ के अभी क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं वो कौन है, डॉक्टर किरण बेदी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देखिए क्या है नेक्स्ट। नासा ने क्या किया है, अभी हाल में ही ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है ना, उस पे क्या किए हैं अभी नासा वालों ने, ISS पर भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष यात्री थे, कल्पना चावला, याद होगा है ना, तो कल्पना चावला के नाम पर SS कल्पना चावला नामक नॉर्थ्रॉप ग्रूमैन रीसप्लाई साइंस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। यानी ये जो लॉन्च किया गया है, आप ये समझ लीजिए कि ऊपर में जब जाएगा ये, तो खास करके जीरो मतलब ग्रेविटी तो बहुत ज़्यादा ऊपर कम हो जाएगी, तो वहाँ पर कैंसर के जो दवाई हैं उसको बनाने का जो है वो काम किया जाएगा कि उस ग्रेविटी में इस दवाई को कैसे बेहतर ढंग से और बनाया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। और आपको याद होगा कि ये जो मूल निवासी थे पहले भारत की थी, ये 1991 में इन्होंने भारत का जो नागरिकता था उन्हें छोड़ करके इन्होंने अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण किया था। फिर 2003 में 1 फरवरी 2003 में आप पता होगा कि अंतरिक्ष में इनका जो एक तरीके का उपग्रह था, सैटेलाइट था, उसमें क्रैश आ गया, उस वजह से इनकी मौत हो गई थी। इनके साथ साथ 6 और थे। अभी जो नासा के इसको नासा कर लीजिएगा, अभी जो नासा के प्रशासक है वो हैं जिम कौन, ब्रेंडनस्टाइन, और इसका मुख्यालय जो अभी है वो कहाँ पे, US वाशिंगटन DC। क्लियर है? चलिए अब एक लास्ट इसमें टॉपिक है, चलते चलते में इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोगों का 1-2 टॉपिक और छोटा मोटा वाला बच जाता है। मेन टॉपिक यहाँ तक। IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए। किसने? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया? तो अभी हाल फिलहाल में कोरोना काल में इन्होंने अच्छा काम किया, इनके ग्रुप ने अच्छा काम किया, इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और अभी जो AICC के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कौन है? पूर्णचंद्र राव, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है मुंबई। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, कि सिर्फ ये याद रखना है कि IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है? तो वो दिया है किन्हें? रतन टाटा को। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि भारत के विष्णु शिवराज पंडियान ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग, ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइन, अब शूटिंग भी ऑनलाइन हो रहा है ना। देखिए क्या कहता है, इस नाम क्या है? शिवराज पंडियान। शिवराज पंडियान ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है, और जो दूसरे स्थान पर रहे हैं वो रहे हैं एटिनी जर्मन, जो कि फ्रांस के। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता हुआ ऑनलाइन, उसमें भारत की तरफ से लीड करने वाले, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें विजेता कौन रहे, तो इसमें विजेता कौन रहे? शिवराज पंडियान। और दूसरे स्थान पे कौन रहे? एंटनी जर्मन। उत्तराखंड के सरकार ने, है ना, उत्तराखंड की सरकार जो है,
महिला किसानों की मदद के लिए, महिला किसानों की मदद के लिए और उसे सशक्त बनाने के लिए, उनकी लाइफ को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, एक प्लान लाया और उस प्लान का नाम है हैव प्योर नेचुरली यूवर्स। देखिए क्या है, हैव प्योर नेचुरली यूवर्स पहल का आरंभ किया है ना। ये याद रखिएगा, ये पहल का आरंभ कहाँ पे किया गया, ये किया गया उत्तराखंड में। और अभी उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और ये 27वां राज्य बना था, है ना, कब, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या याद रखना है कि ये अगर पूछ दे हैव प्योर नेचुरली यूवर्स खास करके किन के लिए बनाया गया, तो ये खास करके किसान, महिला किसान, खास करके किसान में भी कौन जोड़ देना है हमको, महिला किसान। और उनके लिए क्यों, तो उनको मदद करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, या बोल सकते हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ये प्लान लाया है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक था वो बस इतना ही था। हम लोग फिर अगले क्लास में, यानी कि आज जो हम लोगों का 5-6 था, 7-8 के बाद 7-8 को लेकर के हम लोग मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोगों तक शेयर होगा, हम लोगों का जो साथ है आप लोगों का और ज़्यादा बेहतर ढंग से बनता चला जाएगा। जैसे ही हम लोगों का विद्यासागर ऑनलाइन जो आप टीम देख रहे हैं, ये परिवार जैसे ही हम लोगों का बढ़ेगा, सुविधाएं धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।